अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर इरशाद अहमद वानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ओबस्टेट्रिशियन वर्किंग इन साउथ कश्मीर, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलिसिस्टिक ओवरीज क्या होती है? जैसे इसका नाम रखा गया है, काफ़ी सारे सिस्टिक स्ट्रक्चर्स जिनको फॉलिकल बोलते हैं ओवरी में बनते हैं, जिसकी वजह से इसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। 10 to 20% ऑफ द पेशेंट्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ही डिजीज़ है। लाइक अगर आपका मेनोपॉज हो गया है तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ऑटोमेटिकली फिर सबसाइड हो जाती है। जैसे आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये उसी में पाई जाती है, उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी नहीं है। तो 10 to 20% पेशेंट्स, अगर हमारे ओपीडी में 100 पेशेंट आते हैं, 100 में से 10 से 20 पेशेंट पीसीओडी के शिकार होते हैं। होता क्या है इसमें? पीसीओडी सबसे पहले लेबल करने के लिए, किसी पेशेंट को लेबल करने के लिए पीसीओडी है, उसके लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीन में से दो होनी चाहिए, जिसको हम रॉटरडैमस क्राइटेरिया बोलते हैं। रॉटरडैमस क्राइटेरिया में क्राइटेरिया नंबर 1 है कि आपके पीरियड्स या तो डिले होने चाहिए या तो बंद होने चाहिए। ऑलिगोमेनोरिया या एमनोरिया होना चाहिए। नंबर 1 क्राइटेरिया, पीरियड डिले होने चाहिए या बंद होने चाहिए। नंबर 2 क्राइटेरिया इज हाइपर एंड्रोजेनिज्म होना चाहिए। आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके फेस पे बाल आते हैं और आपके फेस पे दाने निकलते हैं, जिसको एक्ने बोलते हैं। नंबर 2 क्राइटेरिया। नंबर 3 क्राइटेरिया इज कि सोनोग्राफी जब आप करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे आपके ओवरीज की पिक्चर होनी चाहिए पॉलिसिस्टिक। वो सिस्ट छोटे छोटे होते हैं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, आप नेक्ड आई से देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड की पिक्चर पे। तो उससे पॉलिसिस्टिक मॉर्फोलॉजी लगती है ओवरीज की। इन तीनों में से दो चीजें होनी चाहिए। अगर दो चीजें आप मीटअप करते हैं देन आपको पीसीओडी है, अदरवाइज आपको पीसीओडी नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना है। सिंपली आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपको कुछ है नहीं, आपके पीरियड्स रेगुलर है, आपको कुछ भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड पे आपको पॉलिसिस्टिक ओवरीज आई है तो आपको पीसीओडी है, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। इन तीन में से दो चीजें होनी चाहिए। अब पीसीओडी में होता क्या है? ये एक प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, जिसमें ओवरीज इन्वॉल्व होती है और लेटर ऑन ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले इसमें एबनॉर्मलिटी है, तो पहले हम नॉर्मल जानने की कोशिश करें। अगर आप नॉर्मल जानेंगे तो फिर ही आपको एबनॉर्मल पता चल जाएगा। सबसे पहले हम नॉर्मल पेशेंट की बात करेंगे, जिसको नॉर्मल मेंसेस आते हैं, हर महीने मेंसेस आते हैं। हर महीने मेंसेस आने के लिए काफ़ी सारे फॉलिकल्स इसमें होते हैं, काफ़ी सारे एग्स होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं हर साइकिल के बिगिनिंग में। वो उन एग्स में से उन फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल मैच्योर होता है, जिस फॉलिकल के अंदर एग होता है। काफ़ी सारे रिक्रूट होते हैं, काफ़ी सारे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन एक मैच्योर होता है हर महीने। वो एग 15 दिन जब पीरियड के हो जाते हैं तब तक वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद 15 दिन के बाद वो रप्चर हो जाता है फॉलिकल और उसमें से एग निकलता है। फिर अगर ये लड़की मैरिड होगी तो ये एग निकल के स्पर्मेटाजोआ का वेट करता है। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो फिर कंसेप्शन स्टार्ट होता है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये कुछ दिन वेट करता है, स्पर्मेटाजोआ का अगर नहीं आया तो फिर ये डिजेनरेट हो जाता है, फिर हार्मोन्स नीचे आ जाते हैं, इस लड़की को पीरियड आ जाते हैं। दिस इज नॉर्मल सीक्वेंस। अब इसमें एबनॉर्मलिटी क्या हो जाती है? पीसीओडी में होता क्या है एक्चुअली? पीसीओडी में जैसे ही काफी सारे फॉलिकल्स सिलेक्ट होते हैं ग्रो करने के लिए, जिसमें से एक मैच्योर होता है, पीसीओडी में हर कोई मैच्योर करने की कोशिश करता है, रेस में लग जाते हैं, लेकिन मैच्योर एक भी नहीं होता है। जब मैच्योर एक भी नहीं हो जाते, सारे छोटे छोटे रहते हैं, तो ये जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इस पे पॉलिसिस्टिक ओवरीज लगती है। जब ये मैच्योर कोई नहीं होगा, रप्चर ही नहीं होता है, फॉलिकल एग बनता ही नहीं है, इस लड़की को इनफर्टिलिटी हो जाती है। और इसके साथ साथ ये फॉलिकल जब बनते हैं, फॉलिकल्स का काम होता है हार्मोन्स बनाना। इस लड़की में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और छोटी क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो नॉर्मली होता है फीमेल में, बट काफी कम होता है। अब पीसीओडी में क्या होता है? जब फॉलिकल प्रॉपरली बना ही नहीं, मैच्योर हुआ ही नहीं, एग निकला ही नहीं, इसको तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अगर शादीशुदा है, नंबर 2 पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, पूरा कुछ जो इसका हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ईस्ट्रोजन डिरेंज हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन डिरेंज होता है, एफएसएच एलएच सारा डिरेंज होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन जो इस लड़की में कम क्वांटिटी में होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मेल हार्मोन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये बढ़ता है तो मेन कल्प्रिट इसमें टेस्टोस्टेरोन ही देखा जाता है। ये क्या करता है? इसका काम है एक तो कि फॉलिकल्स जो है मैच्योर होने नहीं देगा, नंबर 1। नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, इंसुलिन का काम है सेल के अंदर ग्लूकोज ले जाना, वो मेटाबोलाइज होना, यूटिलाइज होना, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उल्टा इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा देता है। इसमें विशेष सर्कल बनता है, एक चीज दूसरी चीज को बढ़ा देता है और दूसरा चीज पहले चीज को और बढ़ा देता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है।
अब हम इसमें साइनस और सिम्टम्स की बात करेंगे कि होता क्या है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसी के आसपास सारा कुछ घूमता है, यही कुछ करता है इस फीमेल में, क्योंकि फीमेल में इसकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़ता है मेल हार्मोन, जिसकी वजह से इसमें सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अब हम वन बाय वन कोशिश करेंगे इसको डिस्कस करने की। सबसे पहले जो मेल हार्मोन इस फीमेल में बढ़ जाता है, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे, इसका हेयर लॉस हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, फेस पे आ जाएंगे तो फेस पे हेयर ग्रोथ हो जाती है, इसके अनचाहे बाल आ जाते हैं। इसके साथ साथ दाने निकलते हैं फेस पे, जिसको हम एक्ने बोलते हैं। फेस से नीचे आएंगे, हम नेक पे पहुंचेंगे तो नेक के पीछे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर इस लड़की का वेट गेन हुआ है तो पीछे हाइपर पिगमेंटेशन, ये आपके आर्मपिट्स में भी हो सकता है। फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो इस लड़की का वेट गेन हो जाता है, ओबीज हो जाती है, प्री डायबिटिक हो जाती है। फिर उसके नीचे हम चले जाएंगे पेल्विस में, तो ओवरीज जो है इन्वॉल्व है, उनमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज देखी जाती है सोनोग्राफी पे। पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसके पीरियड्स या तो डिले होंगे या कम होंगे या बंद हो जाते हैं। और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। इंसुलिन का काम होता है सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचाना, सेल में वो यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी का कोशिश करती है कि ये ओवरकम हो जाए, तो इसकी इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाती है, और इंसुलिन लेवल्स बढ़ने की वजह से टेस्टोस्टेरोन और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका पूरा कुछ बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो ये आ गया इसका कि इसके साथ साथ साइनस एंड सिम्टम्स आपके क्या होते हैं। अगर वेट गेन आपको ज़्यादा हो गया तो आपका लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज होता है, आपके खून में जो चर्बी है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा वजन बढ़ गया, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो आप में डायबिटीज़ के चांसेस है, हाइपरटेंशन के चांसेस है। और जैसे मैंने आपको बोला कि फॉलिकल बनेगा ही नहीं, एग बनेगा ही नहीं, तो इसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। जैसे साइनस एंड सिम्टम्स मैंने आपको बताया इसमें होता क्या है। उसके बाद हम पहुंचेंगे इन्वेस्टिगेशन पे। कैसे हमें पता चलेगा कि इसको पीसीओडी है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपकी पिक्चर आएगी कि ओवरी जो है बल्की है, थोड़ी सी फूली हुई है, उसमें काफ़ी सारे फॉलिकुलर सिस्टस हैं, मैच्योर कोई भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद होता है हार्मोनल प्रोफाइल। हार्मोनल प्रोफाइल में हम करेंगे FSH करते हैं, जो ब्रेन से ओवरीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम करते हैं टेस्टोस्टेरोन की लेवल देखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है तो हमें फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स निकालनी है इस पेशेंट की, वो ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर वेट गेन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको करना चाहिए। आपका ब्लड शुगर जो वो डिरेंज हो जाता है, शुगर होने के चांसेस है। वेट गेन है, आपकी बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा है, तो लिपिड प्रोफाइल भी डिरेंज हो सकता है, आपको लिपिड प्रोफाइल भी करना चाहिए। उसके साथ साथ एक टेस्ट है जो हम उस लड़की में करते हैं जो खासकर मैरिड होती है, उसका ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए, जिसको हम AMH बोलते हैं। AMH इसमें उल्टा हो जाता है, PCOD में AMH बढ़ जाता है। ये एड ऑन टेस्ट है, आपको करना चाहिए। हो गया इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद आता है ट्रीटमेंट पार्ट। ट्रीटमेंट पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रीटमेंट में मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। 3 चीजें पहले इसकी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और चौथा जो है उसका मेडिसिन पार्ट आता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दिया? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इसके साथ डायरेक्ट रोल है। जैसे हमारे खाने पीने का आज का ढंग है, इससे काफ़ी ज़्यादा PCOD बढ़ गया है। इसमें क्या करते हैं हम ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ करते हैं। हमें करना क्या है, फास्ट फूड जो है वो टोटली अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स रेस्ट्रिक्ट करने हैं, सैचुरेटेड फैट कम करना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएंगे आपको, जैसे हम फास्ट फूड में आज ज़्यादा लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं, पिज़्ज़ाज लेते हैं, बर्गर्स ले लेते हैं, या शुगर की क्वांटिटी, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये सारा कुछ बंद करना है। इसमें आपकी शुगर की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, PCOD और ज़्यादा हो जाता है। तो डाइट पे खास ध्यान देना है, फल फ्रूट आपको ज़्यादा लेना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो आपको कम से कम करना है। नंबर 1 इज डाइट। नंबर 2 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने अपना वेट जो है वेट कम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो जिम ज्वाइन कर लो, अगर आपके पास जिम नहीं है, आप अवेलेबल नहीं है, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आपने मॉर्निंग वॉक करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तेज तेज चलना है। एक्सरसाइज करेंगे आप, डाइट पे कंट्रोल करेंगे, तो इससे आपने वेट रिड्यूस करना है। याद रहे, अगर आप 10% भी अपना बॉडी वेट लूज करते हैं तो आपको PCOD के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं।
आपके फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10% वेट, सपोज आपका वेट 70 kg है, अगर 10% 7 kg आप लूज करेंगे तो आपका पीसीओडी काफ़ी हद तक ठीक होगा। उसके बाद होता है कि जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को इन्वॉल्व होती है, वैसे वैसे हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। नंबर 2 इज, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो उसके लिए हम देते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइंड पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। ये पिल्स क्या करते हैं, आपके पीरियड्स को रेगुलर करते हैं। नंबर 3 इज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन काम कम करता है तो उसके लिए हम मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन क्या करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। अब इसकी वजह से जो आपका है ग्लूकोज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होता है। नंबर 4, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, तो हम एंटी एंड्रोजन ड्रग्स देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम देते हैं स्पिरोनोलैक्टोन। स्पिरोनोलैक्टोन क्या होता है, एंटी एंड्रोजेनिक होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम कर देता है। उसके बाद अगर ये मैरिड लड़की है, इसको इनफर्टिलिटी है, इसमें ओवुलेशन होगी ही नहीं, तो उसका क्या रीज़न है, उससे क्या होता है। अगर ओवुलेशन होगी ही नहीं, इसमें साइकिल्स रेगुलर आते ही नहीं, तो इसको इनफर्टिलिटी हो जाती है। इनफर्टिलिटी ठीक करने के लिए हम इसमें ओवुलेशन होने के लिए ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, जिसमें हम लेट्रोजोल देते हैं या क्लोमिफेन साइट्रेट देते हैं कंसीव करने के लिए। सर्जिकल पार्ट इसमें एक आता है, अगर आपने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए लेकिन इसको ओवरीज, बल्कि ओवरीज से काफ़ी सारे सिस्ट से वो ठीक नहीं है, तो हम इसमें ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं, जिसमें हम सिंपली एक लेप्रोस्कोप इसके एब्डोमेन में डाल देते हैं, वहाँ से इसकी ओवरी जो फॉलिकल्स होते हैं उसको रप्चर कर देते हैं, तो उससे रिलीफ मिलता है। लेकिन उसके लिए एएमएच काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ओवेरियन ड्रिलिंग करनी है। अगर इस लड़की में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट से, तो हमें कभी कभी आईवीएफ की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको सिंपल रखने की। अगर आपको साइंटिफिक रीजनिंग इसके लिए चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको साइंटिफिक रीजनिंग इसमें एक्चुअल में होता है कि कब 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 और कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, तो मैं आपको स्केच के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो तक का वेट कीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।